नमस्कार सभी विद्यार्थीगण, स्वागत है नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में। पिछली क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे जारी रखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संवेग एवं स्थायी भाव। ये हम पढ़ रहे हैं इकाई प्रथम, जो कि है शिक्षण अभिवृत्ति, उसका चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे, शिक्षार्थी की विशेषताएं। शिक्षार्थी की विशेषता में हमने पहली विशेषता पढ़ ली थी। पहली विशेषता क्या थी? पहली विशेषता थी मूल प्रवृत्ति, और दूसरी विशेषता है संवेग एवं स्थायी भाव। ये शिक्षार्थी की दूसरी विशेषता है, इसी के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे। तो संवेग एवं स्थायी भाव क्या, पहले ये जानेंगे। तो हम एक इसमें देखेंगे एक एक करके। तो पहले जानेंगे कि संवेग क्या, उसके बाद संवेग के बारे में जो भी चीज़ें हैं इसकी विशेषताएं, और उसके बाद अब हम देखेंगे स्थायी भाव। तो संवेग क्या है, यहाँ पर हम संवेग देखेंगे। संवेग संवेग क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। ये सब क्या है? सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, ये सब क्या है? ये सब भाव हैं जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार। वो सभी अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार ये भाव हैं सभी। इन भावों का प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में। इन अनुभवों से मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनसे मानव में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। यानी कि ये जो भाव उत्पन्न होते हैं व्यक्ति के मन में, उससे मनुष्य में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। क्योंकि मन में भाव उत्पन्न होंगे तो ये केवल भाव इतने कमज़ोर नहीं होते, भाव बहुत मजबूत होते हैं। तो ये मानसिक परिवर्तन तो करते हैं, इसके साथ साथ शारीरिक परिवर्तन भी करते हैं। इन भावों को मनोवैज्ञानिक भाषा में संवेग कहते हैं। ये संवेग की हम परिभाषा पढ़ा। संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं इमोशंस, EMOTIONS, इमोशंस। तो इन सभी भावों को क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक भाषा में संवेग कहते हैं। आज मैंने सभी लिख दिया पहले से, तो आपको बोल लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बस समझा दूंगा। और आप वीडियो रोक करके नोट से बनाते समय ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ में लिखना ज़रूरी है। तो वीडियो रोक करके आप लिख लीजिएगा, और जब मैं समझाऊँ तो उसके लिखने के पहले ठीक से समझ लीजिएगा। तो संवेग क्या हुआ? संवेग जो है, मैं और आसान भाषा में समझाता हूँ। कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति या फिर प्राणी कहेंगे, व्यक्ति हटाओ प्राणी, क्योंकि ये जो इंसानों के अलावा पशु होते हैं उनमें भी भाव होते हैं, सुख दुख का, और मतलब कष्ट का अनुभव, और प्रेम स्नेह का अनुभव जो होता है वो पशुओं में भी होता है। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति के स्थान पर प्राणी शब्द इस्तेमाल करना ज़्यादा सही रहेगा। तो प्रत्येक प्राणी जो है अपने दैनिक जीवन में अलग अलग प्रकार के भाव अनुभव करता है। उन भावों में जैसे ले लिया जाए सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि। इन अलग अलग प्रकार के भावों का कोई प्राणी अनुभव करता है। और ये अनुभव किया, ये यानी कि ये इस प्रकार के भाव अनुभव किया। और जब ये भाव उसने अपने मन में ये भाव अनुभव किया, तो उनसे उसके मस्तिष्क में तो परिवर्तन हुआ है, कोई कुछ ना कुछ मात्रा में। कितने समय के लिए परिवर्तन हुआ, मतलब ये ज़रूरी थोड़ी है कि मस्तिष्क में जो परिवर्तन होता है कितना बड़ा हो रहा है, कितना छोटा हो रहा है, कितने दिन के लिए हो रहा है, कितने कम समय के लिए हो रहा है, ये नहीं। ये अलग अलग निर्भर करता है परिस्थितियों के ऊपर कि जो परिवर्तन होगा मस्तिष्क में वो कितनी मात्रा में होगा, कितने समय के लिए होगा। उसी प्रकार शरीर में जो परिवर्तन होगा कितनी मात्रा में होगा, कितनी देर के लिए होगा, लेकिन परिवर्तन होता जरूर है। जब ये मन में भाव आते हैं तो यहाँ पर शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। और जो ये परिवर्तन होते हैं, तो परिवर्तन जिन भावों के कारण हुआ, उन भावों को हम क्या कहते हैं? उन भावों को ही मनोवैज्ञानिक भाषा में संवेग कहते हैं। बस ये हो गया, ये संवेग की परिभाषा हो गई। अब और अगर मैं उदाहरण से समझाऊँ, जैसे कि किसी व्यक्ति को तनाव रहता है, मानसिक तनाव का एक भाव ही है, एक मानसिक भाव है। तो तनाव में क्या हो, उसको मानसिक और शारीरिक परिवर्तन क्या होगा? तनाव में पहले बात उसको सर दर्द करेगा, वो परेशान रहेगा। टेंशन जो होता है, टेंशन हिंदी में तनाव बोलते हैं। तो परेशान रहेगा वो, सर दर्द होगा। अब परेशान होगा तो उसका शरीर क्या होगा? उसका शरीर की सेहत में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वो हो सकता है दुबला हो जाए और उसकी सेहत खराब हो जाए, वो बीमार भी हो सकता है।
तो चिड़चिड़ा हो सकता है। तो ये हुआ, ये सब हुए ना, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन ये दोनों हो गए। तो ये यही इसमें बोलने बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं और ये जो भाव होते हैं इनको मनोवैज्ञानिक भाषा में संवेग कहते हैं। ये लिखा हुआ है। और संवेग के बारे में क्या क्या बताया गया है? मानव के सामाजिक और व्यक्तित्व विकास में संवेगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि सामाजिक विकास में और व्यक्तित्व विकास में, यानी कि उसके व्यक्ति के, क्योंकि व्यक्तित्व तो मनुष्य का ही होगा, तो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में और उसके सामाजिक विकास, दोनों के विकास में संवेगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किस प्रकार? जैसे कि कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा है, यानी चिड़चिड़ापन क्या है? एक मानसिक भाव हुई है, तो इससे उसका व्यवहार क्या होगा? रूखा होगा। यानी कि चिड़चिड़ा व्यक्ति का जो व्यवहार होगा वो रूखा होगा, मतलब इतना अच्छा नहीं होगा, तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। लोग पसंद नहीं करेंगे तो उससे के जो ऐसे वो होंगे, दोस्त कह सकते हो, या फिर उसके लोग जो मदद की ज़रूरत पड़ती है किसी को, तो उसकी जान पहचान के जो लोग होते हैं वो कम होंगे। उससे जो मैं अच्छे से व्यवहार करते हैं ऐसे लोगों की संख्या कम होगी। यानी उससे लोग कुल मिलाकर दूर भागेंगे ना, कि उससे मित्रवत संबंध उससे लोग कम रखेंगे। तो ये हो गया ना एक सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। और इसी बार व्यक्तित्व विकास अगर चिड़चिड़ा रहता है तो उसका व्यक्तित्व विकास अच्छा नहीं हो पाएगा, बल्कि उसके व्यक्तित्व विकास में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये हो गया सामाजिक और व्यक्तित्व विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है समय। दूसरी स्थिति में एक व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, यानी खुशनुमा है तो उसके दोस्त बहुत सारे होंगे, उसकी लोग से जान पहचान ज़्यादा होगी, तो उसके मदद की उसे ज़रूरत पड़ती है तो उसे आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा खुश रहेगा तो उसके सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मन उसका हल्का रहेगा, मन पर उसकी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे उसका मानसिक विकास होगा। उसी प्रकार उसका शारीरिक विकास भी होगा। तो ये यहाँ पर जो एक जो खुशी है, खुशी का एक मानसिक भाव है, इसका प्रभाव यहाँ पर पड़ा ना। खुशी हो गया, मानसिक भाव यानी कि संवेग हो गया, इसका प्रभाव पड़ा यहाँ पर उसके सामाजिक स्थिति में भी प्रभाव पड़ा उस व्यक्ति के, और उसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में भी प्रभाव पड़ा। तो यहीं पर ये लिखा है कि मानव के सामाजिक और व्यक्तित्व विकास में संवेगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यही लिखा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे संवेगों के बारे में क्या है? संवेग दो प्रकार के होते हैं। यहाँ संवेग के प्रकार बताया। संवेग दो प्रकार के होते हैं। कैसे? अगर दो वर्गों में बांटा जाए संवेगों का, क्योंकि संवेग क्या होते हैं? मन में आने वाले भाव जो होते हैं, संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमोशंस। इमोशन का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे। इमोशन का मतलब हमारी भावनाएं होती हैं, सीधी सी बात। मतलब एक सरल शब्द वाली इमोशंस की क्या होती है? हमारी भावनाएं। तो वही होते हैं इमोशन। संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं इमोशंस। तो मन में जो आने वाले भाव होते हैं वही होते हैं संवेग। और जो मन में आने वाले भाव होते हैं कोई एक भाव तो होता नहीं, बहुत सारे भाव होते हैं। कुछ के नाम हम जानते हैं, कुछ के नहीं जानते, लेकिन अनुभव करते हैं हम। तो उनको हम दो वर्ग में बांट सकते हैं। पहला वर्ग है सुखद संवेग, ये लिखा है। पहला वर्ग है सुखद संवेग। जी, पहला वर्ग होगा सुखद संवेग। सुखद संवेग में कौन कौन से भाव आते हैं? सुखद संवेग में हो गया स्नेह, ये लिखा है स्नेह, हर्ष, प्रेम जैसे भाव मन में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के भाव मन में उत्पन्न होते हैं तो इनको बोलते हैं सुखद संवेग। स्नेह, हर्ष, प्रेम जैसे भाव मन में उत्पन्न होते हैं तो इनको क्या बोलेंगे? सुखद संवेग। और सुखद संवेग जो होते हैं सकारात्मक होते हैं, यानी कि इनसे मन को खुशी मिलती है, ना कि मन को कष्ट पहुँचते। जैसे स्नेह से, हर्ष से, प्रेम से, इनसे मन को खुशी मिलती है ना, तो ये इनको बोलते हैं सुखद संवेग, क्योंकि इनसे खुशी मिलती है और ये सकारात्मक होते हैं। और दूसरा है दुखद संवेग। दुखद संवेग में कौन कौन सा? जैसे भय हो गया, घृणा हो गया, क्रोध हो गया, निराशा हो गया, जैसे भाव मन में उत्पन्न होते हैं। यानी ऐसे भाव मन में उत्पन्न होंगे, भय, घृणा, क्रोध, निराशा, तो उसको बोलेंगे दुखद संवेग। दुखद संवेग जो होते हैं नकारात्मक होते हैं, यानी कि इनसे मन को दुख पहुंचता है, तो ये इसका नाम होगा दुखद संवेग। और ये नकारात्मक होते हैं, ये सकारात्मक और ये नकारात्मक। ठीक है, तो इस संवेग के प्रकार हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संवेगों की विशेषताएं दी हुई हैं। संवेगों की विशेषताएं, संवेगों की विशेषताएं एक एक करके देखेंगे। इसकी पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है संवेग व्यापक होते हैं।
अब इसका मतलब क्या है कि सम्यक व्यापक होते हैं। इसका सम्यक व्यापक होते हैं, इसका मतलब है कि सम्यक जो है विकास के सभी स्तरों में, सम्यक विकास के सभी स्तरों में एवं सभी जीवित प्राणियों में विद्यमान होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई छोटा बच्चा है तो क्या उसे सम्यक नहीं होगा? उसे खुशी दुख ये इन भावों का उसके अनुभव नहीं होगा? ऐसा तो होता नहीं, छोटे बच्चों को भी सुख दुख का अनुभव होता है, और जो बड़ा बुजुर्ग होता है जो 80-90 साल का, उसे भी सुख दुख भय क्रोध इन सब भावों का अनुभव होता है। तो ये क्या होगा? विकास के सभी स्तरों में, यानी छोटा हो चाहे बड़ा हो, विकास के किसी भी स्तर में हो उसे सम्यक का अनुभव होगा। ये सम्यक व्यापक होता है, इसका एक मतलब ये होगा। और दूसरा अर्थ क्या है? ये सभी जीवित प्राणियों में होते हैं, यानी मैंने बताया सम्यक केवल मनुष्य में नहीं होता है, पशुओं में भी संयोग सम्यक होते हैं, यानी इमोशंस जो होते हैं पशुओं में भी होते हैं। जैसे कि पशुओं में लगाव नहीं होता, आपस में प्रेम नहीं होता। पशुओं में जब वो दो जानवर आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे के प्रति गुस्सा नहीं होता, होता है क्रोध होता है। तो ये है कि सुख दुख का अनुभव केवल वे मनुष्य नहीं पशु भी करते हैं। इसी वजह से बोला जाता है कि सम्यक व्यापक होती है, अर्थात ये सभी जीवित प्राणियों में होते हैं। अगर कोई मृत है, मृत प्राणी निर्जीव वस्तुओं में सम्यक नहीं होंगे, केवल जीवित प्राणी में होंगे, तो सम्यक व्यापक होते हैं। ये इसका ये हो गया, ये समझ में आ गया होगा कि बहुत आसान है। इसके बाद दूसरा है संवेग, दूसरी विशेषता है सम्यक की, संवेग से शारीरिक परिवर्तन होता है। वहाँ भी मैंने बताया था कि संवेग से, अभी सम्यक की जब परिभाषा पढ़ा रहा तो वहाँ बताया था कि संवेग से शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक रूप से सम्यक प्रभावित करते हैं। यहीं पर ये लिखा है, शारीरिक परिवर्तन के बारे में लिखा है कि संवेगों से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। संवेगों से शारीरिक परिवर्तन कैसे होते हैं? ये इस प्रकार होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति टेंशन में है, मैंने वो जो उदाहरण दिया था उस टाइम पे, कोई व्यक्ति टेंशन में, तनाव में, दुखी रहता है, निराशा में है, या फिर वो अवसाद में, अवसाद को इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन, तो वो क्या रहेगा? इससे बहुत ज़्यादा उसको मानसिक और शारीरिक नुकसान होता है। यहाँ पर हम शारीरिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर शारीरिक नुकसान क्या होगा? वह अगर सबसे समानता देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है मानसिक तौर पर तो वो दुबला हो जाएगा, मतलब उसकी सेहत बहुत गिर जाएगी, सेहत गिर जाएगी। और इसका अपोजिट भी होता है, अगर कोई व्यक्ति मोटापा का शिकार है तो वो और ज़्यादा मोटा हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। और कोई व्यक्ति अगर मोटापे का शिकार नहीं है, सामान्य, तो बहुत ज़्यादा दुबला हो जाएगा। और कितना भी अच्छा खाना और पोषण वाली चीज़ें होती हैं, कितनी भी अच्छी पोषण वाली चीज़ें खाएं, लेकिन उसके शरीर में लगती नहीं है, वो दिन प्रतिदिन दुबला ही होता जाता है। और उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, उसको चीज़ें याद कम रहती हैं, और बहुत सारी मानसिक और शारीरिक समस्याएं, कई बीमारियां उसके पीछे पड़ जाती हैं, यानी कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि संवेग सबसे शारीरिक परिवर्तन होता है। यहाँ पर मैंने उदाहरण लिए एक नकारात्मक संवेग का, या दो प्रकार होते हैं संवेग के, दो वर्गीकरण किया हमने दो वर्गों में। तो जो दूसरा वर्गीकरण था दुखद संवेग, तो दुखद संवेग का मैंने उदाहरण लेकर बताया कि अगर दुखद संवेग से ग्रसित है तो उसको कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक परेशानियों से ग्रस्त हो जाएगा। तो ये हो गया संवेग में शारीरिक परिवर्तन होता है। और अगर इसके अगर विपरीत रूप से देखा जाए तो अगर कोई सुखद संवेग है, सुखद संवेग से हो सकता है हो कि उसको शारीरिक के रूप से फ़ायदा मिले, वो सेहत पे उसके सकारात्मक प्रभाव पड़े, भले उसको इतना अच्छा पोषण न मिला हो, फिर भी अगर वो सुखद संवेग की अवस्था में है, सुखद संवेग उसके अनुभव जो है, सुखद संवेग का अनुभव से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, तो उसकी सेहत में लगातार वृद्धि होती जाए, सेहत में लगातार सुधार होता जाए। तो ये तो इससे कहते हैं कि संवेगों से शारीरिक परिवर्तन होता है। और शारीरिक परिवर्तन दो प्रकार का होता है, आंतरिक परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन। केवल एक प्रकार का नहीं कि बाह्य परिवर्तन भी हुआ, आंतरिक परिवर्तन भी हुआ। आंतरिक परिवर्तन में क्या? आंतरिक परिवर्तन में का मतलब होता है कि भले ही व्यक्ति बाहरी रूप से न दिखाए कि वो सुखी है या दुखी है, लेकिन अंदर क्या महसूस कर रहा है। कई लोग होते हैं बाहर से सामान्य देखेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि ये दुखी है कि सुखी है, कुछ नहीं समझ में आएगा बाहर से, लेकिन अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, ये भी हो सकता है अंदर से बहुत खुश हो। तो ये उसके मन की बात हो गई। मन में क्या सोच रहा है व्यक्ति, मन में कौन सा अनुभव कर रहा है, सुखद संवेग का अनुभव कर रहा है या दुखद संवेग का अनुभव कर रहा है। अब बाहर भले न दिखा रहा हो, क्योंकि कई व्यक्तियों की अपने मन पे इतनी मजबूत पकड़ होती है, यानी अपने मन में नियंत्रण होता है कि वो अपने चेहरे के हाव भाव को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को नियंत्रित कर लेते हैं। यानी कि कोई बाहर से देखने वाला व्यक्ति, यानी सामने वाला व्यक्ति उसके चेहरे को देख के बता नहीं सकता कि इसके मन में कौन सा भाव है।
वो क्योंकि अपने वो चेहरे के हाव भाव को बहुत नियंत्रित किए रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बाहर से कोई परिवर्तन तो हमें दिख नहीं रहा, बाहर से तो सामान दिख रहा। यहाँ पर जो संवेग होगा उसके पास जो भी संवेग वो अनुभव करेगा वहाँ ये आंतरिक परिवर्तन करेंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो हमें मान लीजिए बाहर से नहीं पता चल रहा है कि वो कैसे संवेग अनुभव कर रहा है, तो वहाँ पर अगर हमें उसके इमोशंस का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो वहाँ पर उसके जो परिवर्तन होगा, कैसा भी परिवर्तन हो, सुखद में हो दुखद में हो, सकारात्मक हो नकारात्मक हो, तो वह यहाँ पर परिवर्तन संवेगों से उसके इमोशन से आंतरिक परिवर्तन होगा। क्योंकि आंतरिक परिवर्तन केवल वही अनुभव कर रहा है। आंतरिक परिवर्तन का मतलब ही होता है क्योंकि बाहरी व्यक्ति, सामने से देखने वाला व्यक्ति नहीं पता लगा सकता कि उस व्यक्ति के मन में कौन सा संवेग है, या उस व्यक्ति के मन में जो संवेग अनुभव कर रहा है तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये नहीं पता लगा सकता। किसमें? आंतरिक परिवर्तन के अंतर्गत। आंतरिक परिवर्तन वह व्यक्ति स्वयं ही अनुभव करेगा जिस व्यक्ति के संवेग मतलब उससे अनुभव हो रहा है, जिस व्यक्ति जो व्यक्ति उन संवेगों को अनुभव कर रहा है और उन संवेगों से जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो आंतरिक परिवर्तन के अंतर्गत तो स्वयं ही अनुभव कर पाएगा, कोई बाहरी व्यक्ति अनुभव नहीं कर पाएगा। ये हो गया संवेगों से शारीरिक परिवर्तन में आंतरिक परिवर्तन। अब देखते हैं बाह्य परिवर्तन। संवेगों से जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसमें बाह्य परिवर्तन क्या है? बाह्य परिवर्तन मैंने 2 बार बताया उदाहरण देके कि सेहत गिर जाना, सेहत अच्छी हो जाना, ये क्या है? या ये बाह्य परिवर्तन में दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति भी देखकर उसके संवेगों को पता लगा सकता है कि वह किस प्रकार के, वह व्यक्ति किस प्रकार के संवेग अनुभव कर रहा है। बाह्य परिवर्तन, ये बाह्य परिवर्तन में देखकर उसके सामने वाला व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति के संवेगों का पता लगा सकता है। और आंतरिक परिवर्तन में सामने वाला व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति के संवेगों का पता नहीं लगा सकता, केवल वह स्वयं ही अपने उन संवेगों का अनुभव कर सकता है जिस व्यक्ति में आंतरिक परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान से अगर सुना होगा तो समझ में आ गया होगा कि बाह्य परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन यहाँ पर क्या है। संवेगों के द्वारा शारीरिक परिवर्तन में इन 2 परिवर्तन अलग अलग किस प्रकार है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके आप दोबारा से देख लेना। और लिखने के लिए जैसे मैं समझा देता हूँ तो आप समझाने के बाद लिख लीजिएगा, बोलने की जरूरत है नहीं क्योंकि सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अगली विशेषता क्या है संवेगों की? संवेगों यानी भावनाओं की, इमोशंस की अगली विशेषता है संवेगों से विचार प्रक्रिया का लोप होना। इसका मतलब क्या है? जब संवेग बहुत तेज होते हैं, यानी इमोशन जो हमारे बहुत तीव्र मात्रा में, मतलब अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित स्थिति में हो गए हमारे भावनाएं, हमारे संवेग। जैसे कि एक संवेग हम लेते हैं उदाहरण के रूप में क्रोध। कोई व्यक्ति क्रोध में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा क्रोधित है, यानी कि उसका गुस्सा उसके नियंत्रण के बाहर है, तो वह सही गलत का फैसला नहीं कर पाएगा उस समय। उस अवस्था में वो, आप लोगों ने खुद देखा होगा, देखा क्या, हाँ सभी जानते हैं कि कोई व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो उस समय क्या सही है क्या गलत है वो भूल जाता है। बस वो कुछ ना कुछ ये सोचता, कर डालने की सोचता, कुछ भी कर डालूँ, सही गलत नहीं सोचता। तो यही यहाँ पर लिखा है कि संवेगों से, क्या लिखा है यहाँ पर, यहीं पर ये लिखा है कि संवेगों से विचार प्रक्रिया का, ये लिखा, संवेगों से विचार प्रक्रिया का लोप होना, कि यहाँ पर सोचने समझने की शक्ति उस व्यक्ति की इस अवस्था में समाप्त हो जाती है जब वह संवेगों के तीव्र प्रकोप में होता है। तो उसके मन में बहुत तीव्र संवेग उठ रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्रोध के अलावा और सकारात्मक संवेग भी देख लेते हैं, यानी कि प्रेम की अवस्था में है। तो जैसे फिल्मों में देखा, हालांकि फिल्मों में तो सब बनावटी ही दिखाते हैं, लेकिन दिखाते हैं ना कि कोई मतलब जो हीरो होता है वो इतने मतलब प्रेम में बिल्कुल प्यार में पागल हो जाता है। अगर आसान भाषा बोलते नहीं, प्यार अंधा होता है, प्यार में पागल होना वही है कि जिस समय कोई भी हो, सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, जब वो अनियंत्रित अवस्था में हो जाएगा तो वहाँ पर सही गलत का फैसला व्यक्ति नहीं कर पाता, और इसको बोलते हैं संवेगों से विचार प्रक्रिया का लोप होना। संवेग आने पर हम उचित अनुचित पर विचार नहीं करते। ठीक है, अगली विशेषता देखते हैं संवेग की। अगली विशेषता है संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है। हमने पहली विशेषता क्या पढ़ी थी, किसकी विशेषता? संवेग की नहीं, पहली विशेषता हमने पढ़ी थी शिक्षार्थी की। शिक्षार्थी विशेषता हम पढ़ रहे हैं ना, अभी वही टॉपिक तो चल रहा है, चैप्टर 2। तो हमने पढ़ी थी शिक्षार्थी की पहली विशेषता में मूल प्रवृत्ति। तो ये तो मूल प्रवृत्ति, तो ये जो क्रम चल रहा है विशेषताओं का ये उसी प्रकार है। पहले मूल प्रवृत्ति, उसके बाद संवेग, और संवेग के बाद आएगा स्थायी वेग, नहीं
स्थायी भाव, हाँ। तीसरा आएगा विशेषता स्थायी भाव। तो इस क्रम से चल रहा है। तो पहले आया मूल प्रवृत्ति, और मूल प्रवृत्ति के बाद संवेग। तो यहाँ पर जो संवेग की उत्पत्ति हो रही है ये मूल प्रवृत्ति से ही होती है। मूल प्रवृत्ति से किस प्रकार होती है, ये सोचने वाली बात है। चलिए ये समझाता हूँ कि मूल प्रवृत्ति से मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है। मूल प्रवृत्ति ये होती हैं कि हमें मतलब कोई सिखाता नहीं है। किसी प्राणी के मन में मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं ये पहले से होती हैं, उसके मन में, मस्तिष्क में उसके पहले से होती हैं। और संवेग क्या होते हैं? संवेग हम परिस्थितियों को देखकर अनुभव करते हैं। जैसी परिस्थिति, जैसे बच्चा है, कोई उसको बच्चा को, छोटा बच्चा को जब बोल नहीं पाता है, चल भी नहीं पाता, उसको कोई सुख दुख सिखाता नहीं, लेकिन माहौल को देखकर, परिस्थितियों को देखकर वो अपने अनुभव के द्वारा अनुभव करता है सुख दुख का। और सुख दुख क्या संवेग है। लेकिन मूल प्रवृत्ति क्या? मूल प्रवृत्ति हमने पढ़ी जन्मजात होती हैं। याद करिए, मूल प्रवृत्तियों की विशेषता मैंने पढ़ा था, ये जन्मजात होती है। यानी ये बच्चा पहले सीख के आया है, उसको किसी सिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन सुख दुख का अनुभव वो अपनी परिस्थितियों को देखकर करेगा, अब अपने आसपास माहौल देख के करेगा। क्योंकि बच्चे का दिमाग भले बोल ना पाए, सुन ना पाए, लेकिन दिमाग तो काम करने लगता है। शुरुआत से ही धीरे धीरे पहले कम काम करता है, उसके बाद ज़्यादा काम करता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो देखता है, अपने आँखों से, कानों से सुनता है, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती हैं। तो उसी प्रकार वह भावों का यानी संवेगों का अनुभव करने लगता है। तो पहले मूल प्रवृत्ति थी, मूल प्रवृत्तियों के बाद फिर उसने से, क्योंकि मूल प्रवृत्ति अगर नहीं होती मान लीजिए, तो वह कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी संवेगों का अनुभव कर ही नहीं सकता। यानी जो संवेग के भाव, संवेग होते हैं जैसे सुख दुख, भय, क्रोध, मोह, प्रेम, ये सब होते हैं, ये आ ही नहीं सकते। यानी कि इनकी जड़ जो होती है संवेगों की, मूल प्रवृत्ति होती। इस विशेषता का पूरा जो निचोड़ है, निष्कर्ष है, इसका मतलब यही कि संवेगों की जड़ जो होती है मूल प्रवृत्ति होती है। पहले मूल प्रवृत्ति होती, उन्हीं से विकसित होकर भाव संवेग बनते हैं। बिना मूल प्रवृत्तियों के संवेग जो आ ही नहीं सकते। यही कह रहा है कि संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है। ठीक है, अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है संवेगों में क्रियात्मक प्रवृत्ति की उपस्थिति होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उदाहरण बताता हूँ कि अगर मन में हमारे तीव्र भाव उत्पन्न हुआ, जैसे कि क्रोध है, कोई ये एक भाव ले लेते हैं, उदाहरण के लिए क्रोध है, मन में तीव्र क्रोध उत्पन्न हुआ, तो गुस्सा, मन में तीव्र गुस्से का भाव उत्पन्न हुआ, तो क्या हुआ? हमारी मुट्ठी बन जाती है समानता, बिल्कुल, मतलब हम लड़ने के लिए या फिर अपनी कुल मिला के वही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही है कि हमारे इसमें संवेग में क्या हुआ? क्रियात्मक परिवर्तन। क्रियात्मक यानी हमने कोई क्रिया किया। यहाँ पर क्रिया क्या किया? क्रिया किया कि क्रोध में मुट्ठी बांध लेना, यही है। तो इसका मतलब यही है कि संवेगों में क्रियात्मक प्रवृत्ति की उपस्थिति, अर्थात हमारे शरीर की क्रिया में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, यानी सभी शरीर क्रिया करने लगता है। तो यहाँ पर क्रोध में हमने मुट्ठी बांध दिया, तो यहाँ पर शरीर ने क्रिया किया ना, यही है इस विशेषता का अर्थ है। अगली विशेषता क्या है? संवेगों का स्थानांतरण होना। यानी संवेग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक प्राणी से दूसरे प्राणी में स्थानांतरित भी हो सकते हैं। ये कैसे? जैसे कोई एक व्यक्ति क्रोधित है, गुस्सा कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, और वहाँ पास में खड़े दूसरे व्यक्ति ने उसको समझाने के लिए कि नहीं, ये लड़ाई झगड़ा सही नहीं है, ऐसे गुस्सा करना सही नहीं है, चलो आराम से बैठ के बात करते हैं, तभी समाधान निकलेगा, ऐसे लड़ाई झगड़े से समाधान नहीं निकलेगा। ऐसा उसने प्रयास किया, लेकिन जो व्यक्ति पहले से क्रोध में, वो उसकी बात नहीं सुना, और बल्कि और उससे झगड़ना और तेज कर दिया उसने, और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, और उसको गाली गलौज करने लगा और दुर्व्यवहार करने लगा उससे। तो क्या होगा? समझाने वाला व्यक्ति जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, फिर वो खुद लड़ने लगेगा। यानी पहले एक व्यक्ति गुस्से में था, झगड़ा कर रहा था, और दूसरा व्यक्ति आराम से बात कर रहा था। अब जब समझाने की प्रक्रिया में वो जो दूसरा व्यक्ति, वो भी उसी भाव में आ गया, वो भी गुस्सा और लड़ाई करने के भाव में आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर संवेगों का स्थानांतरण हो गया। यही है इसका मतलब, लिखा भी है उदाहरण के रूप में, क्रोधित व्यक्ति को समझाने पर खुद उसके क्रोध का शिकार हो जाना, ये लिखा है। तो इसका मतलब ये कौन सी विशेषता? ये विशेषता है संवेगों का स्थानांतरण होना। ठीक है, अगली विशेषता देखते हैं संवेग की। संवेग अस्थिर होते हैं। संवेग अस्थिर होते हैं, इसका मतलब क्या? जो मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, भय,
ये ऐसे तो हो नहीं कि मन में उत्पन्न हुआ तो बस चिपक गए लंबे समय के लिए, ऐसे नहीं हो सकता है। 1 मिनट बाद 5 मिनट बाद चला जाए वही भाव, थोड़ी देर में आए चला जाए, तो यही होते हैं अस्थिर, यानी आते जाते रहते हैं भाव। ये भाव चिपकते नहीं मन में, बैठते नहीं, आते जाते रहते हैं। हाँ, समय इनका अलग अलग होता है, 5 मिनट, 5 दिन, 5 महीने, 5 साल, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि तनाव कुछ लोगों को कई साल तक तनाव रहता है, डिप्रेशन जिसे बोलते हैं, तनाव ने डिप्रेशन, यानी कि अवसाद में चले जाते हैं, तो वो कई साल तक रहता है। तो लेकिन अस्थिर तो ऐसे तो नहीं कि जीवन भर रहेगा। तो संवेग अस्थिर होते हैं, यानी कि ज़्यादातर संवेग जो होते हैं वो कुछ बहुत देर के लिए, कुछ मिनट या कुछ घंटे के लिए होते हैं, कुछ दिन ज़्यादा से ज़्यादा, यानी आते जाते रहते हैं। तो ये जो है इसी प्रकार इसलिए कहेंगे संवेगों के लिए कि संवेग अस्थिर होते हैं। ठीक है, अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है संवेगों में वैयक्तिकता होती है। इसका अर्थ क्या है कि वैयक्तिकता का अर्थ क्या? वैयक्तिकता का अर्थ होता है व्यक्ति के अनुसार, यानी कि हर व्यक्ति की गुण विशेषताएं और उसके व्यवहार, सोचने समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसी को बोलते हैं वैयक्तिकता, यानी कि व्यक्ति के अनुसार। तो संवेग भी व्यक्ति के अनुसार होते हैं, क्योंकि सभी के संवेग बराबर तो नहीं होंगे ना सभी के संवेग एक जैसे नहीं होंगे ना। जैसे कि मैंने उदाहरण बताया था, कोई गुस्सा है, कोई खुशनुमा है, तो इसी प्रकार संवेग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होते हैं। इसी को विशेषता के रूप में कहा गया कि संवेगों में वैयक्तिकता होती है। और इसको उदाहरण के रूप में यहाँ पर बताया गया कि जैसे कि उदाहरण लिखा है, भिखारी को देखकर कुछ लोगों में दया जाती है, कि ये कितना मजबूर है, इसको भीख मांग कर खाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, भीख दे देते हैं। और कुछ लोगों को वही देखकर गुस्सा आ जाता है। वहीं कुछ अन्य लोगों को क्रोध या घृणा हो जाती है कि ये भिखारी पूरे समाज में गंदगी फैलाए हुए हैं, देश की गंदगी है, मतलब ये समाज की एक गंदगी है भिखारी, ये जानबूझ की मेहनत नहीं करना चाहते, भीख मांग रहे हैं, ऐसा सोचते हैं कुछ लोग। तो यही है कि संवेगों में वैयक्तिकता होती है। और जो लोग ऐसे सोचते हैं तो वो क्या कहते हैं, भिखारियों से पर क्रोध करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उनको डांट के भगा देते हैं अगर वो पैसे मांगने आते हैं। तो इसको बोलेंगे संवेगों में वैयक्तिकता होती है। ठीक है, संवेगों की विशेषताएँ हो गई। आगे क्या लिखा है? संवेगों का शैक्षिक महत्व, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जो भी पढ़ रहे हैं शिक्षा के लिए पढ़ रहे हैं ना, शिक्षार्थी की विशेषता पढ़ रहे हैं ना, स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट वो पढ़ रहे हैं ना। तो कुछ भी पढ़ेंगे उनका शैक्षिक महत्व तो होना चाहिए ना, तो हम पढ़ेंगे क्यों? अगर उसका शिक्षा में महत्व नहीं तो क्यों पढ़ेंगे? तो संवेगों का शैक्षिक महत्व क्या है, चलिए देखते हैं। अधिगम की प्रक्रियाओं का सीधा संबंध संवेगों से होता है। शिक्षण कार्य सफल माना जाता है यदि विद्यार्थी का बौद्धिक विकास संवेगात्मक रूप से विचलित हुए बगैर हो। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को संवेगों के प्रशिक्षण के अंतर्गत भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसका अर्थ क्या है? पूरा जो इतना लंबा पढ़ा संवेगों का शैक्षिक महत्व में अधिगम प्रक्रिया का संबंध क्या होता है? अधिगम प्रक्रिया जो सीधा संबंध होता है वो होता है संवेगों से। यानी कि जब पढ़ता है कोई व्यक्ति क्या बोलेंगे, स्टूडेंट बोलेंगे यहाँ पर, कि कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है तो वह पढ़ने के दौरान अपने संवेगों का प्रत्यक्ष इस्तेमाल करता है। यानी ऐसे मशीन बन के नहीं पढ़ सकता कि कोई मन में भावना आए, मन में कोई रुचि ना आए, मन में कोई भावना, बस ऐसे मशीन की तरह पढ़ रहा है, रट रहा नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। अच्छी तरह से पढ़ाई होने का मतलब है कि उसमें संवेग होने चाहिए। यानी कि कोई भी टॉपिक पढ़ते समय जिस प्रकार के संवेग हैं, जिस प्रकार के भावों की आवश्यकता है, उस प्रकार के भाव उसके मन में आने चाहिए, तभी अधिगम की प्रक्रिया अच्छी तरीके से पूरी मानी जाएगी। तो यही लिखा है कि अधिगम की प्रक्रियाओं का सीधा संबंध संवेगों से होता है। शिक्षण का सफल माना जाएगा विद्यार्थी का बौद्धिक विकास संवेगात्मक रूप से विचलित हुए बगैर हो। शिक्षण कार्य अगर सफल बनाना है, यानी कि शिक्षण कार्य यानी पढ़ाने का कार्य अच्छी तरीके से हो, इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि विद्यार्थी का बौद्धिक विकास संवेगात्मक रूप से विचलित हुए बगैर हो। यानी कि पढ़ाई के दौरान वह न बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, न बहुत ज़्यादा सुख महसूस करे। यानी कि पढ़ रहा है कोई कहानी, उसे पढ़ने में मजा आया तो उसी कहानी में हो जाए, यानी कि उसी कहानी में बिल्कुल रम जाए। ये ना सोचे कि परीक्षा में क्या आना है तो उसी हिसाब से मैं इसका कहानी पढ़कर उत्तर ढूंढने को कोशिश करना, नहीं, बस
कहानी का आनंद ले रहा है, उसके प्रश्न किस प्रकार आएगा, उस कहानी से कोई मतलब नहीं। उस कोई उपन्यास पढ़ रहा है, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है, जैसे कि आपका पेपर 2 हिंदी साहित्य होगा कई लोगों का, आप हिंदी साहित्य में कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, बस उसी में जो उपन्यास का जो रस होता है, जैसे बोलते हैं काव्य रस, तो उस रस का आपने स्वादन किया अपने मस्तिष्क में, बस उसी में आनंदित हो रहे हैं। उससे प्रश्न किस बार आएगा निट में, उससे मतलब नहीं है। यानी आपको पढ़ना कैसे, पढ़ना ऐसे कि जो उद्देश्य है उस पढ़ने का, कोई भी विषय पढ़ने का उद्देश्य क्या, वो उद्देश्य को ध्यान में रख कर पढ़ना है। उसको विचलित नहीं होना। विचलित होना क्या कहेंगे, विचलित होना यही कहेंगे कि उसमें अब बहुत दुखी हो गया, या कोई दुखी वाली कहानी है, कोई बहुत ट्रेजिडी वाला, यानी कि बहुत दुखांत है, यानी कि ट्रेजिडी उपन्यास किसे बोलते हैं, ट्रेजिडी उपन्यास बोलते हैं, ट्रेजिडी उपन्यास किसे बोलते हैं कि जो जिसका अंत दुखद हो, जैसे गोदान में लास्ट में होरी मर जाता है, और वो क्या कहते हैं मैलाचल में अंत के थोड़ी पहले वो जो बावन दास रहता है, वो उसकी कितनी बुरी तरीके से मौत होती है बावन दास की। तो यहाँ पर अंत जो हुआ, इसका गोदान का अंत इसको कहेंगे कि ट्रेजिडी वाला अंत है, उसको मैलाचल को तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैलाचल में अंत के पहले ये बता दिया है। लेकिन यह जो घटना है तो बहुत दुखी है ना, तो कोई विद्यार्थी ऐसे पढ़ रहा उपन्यास कोई बहुत दुखद घटना वाला, उसमें बहुत दुखी हो गया, 2-3 दिन तक दुखी रहा, तो इसे बोलेंगे कि वह विद्यार्थी संवेगात्मक रूप से विचलित हो गया। बल्कि विचलित नहीं होना है, न ज़्यादा खुश होना है, आनंदित हो जाना है कि काव्य पढ़ते समय, कोई भी साहित्य पढ़ते समय उस साहित्य में बहुत ज़्यादा आनंदित हो गए कि भूल गए कि इससे प्रश्न कैसे बनेंगे, और भी हमें दूसरा विषय पढ़ना। तो न ज़्यादा बहुत दुखी होना, न बहुत ज़्यादा आनंदित होना, बल्कि विचलित हुए बगैर शिक्षणकार होना चाहिए। यानी विचलित हुए बगैर विद्यार्थी को कोई भी विषय पढ़ना चाहिए, तभी उसका बौद्धिक विकास सही तरीके से होगा। यही इस लाइन का मतलब कि शिक्षण काल सफल माना जाएगा यदि विद्यार्थी का बौद्धिक विकास संवेगात्मक रूप से विचलित हुए बगैर हो। तो बौद्धिक विकास में जो योगदान होता है, पढ़ाई का तो योगदान होता है, घरेलू जो मतलब घरेलू क्या कहेंगे, सामाजिक घटनाएं होती हैं, उनका भी बराबर योगदान होता है। तो जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उसमें तो अच्छी बुरी घटनाएं होती रहती, बल्कि बुरी घटनाएं भी ज़्यादा होती हैं। तो हमारे समाज में, हमारे परिवार में कोई दुखद घटना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई को कुछ दिन के लिए साइड में रख देंगे, तो वो हो जाएगी हम विचलित हो गए, बल्कि विचलित नहीं होना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि शिक्षणकार का मतलब विद्यार्थी हो चाहे अध्यापक हो, वह सफल तभी माना जाएगा यदि विद्यार्थी का बौद्धिक विकास है संवेगात्मक रूप से विचलित हुए बगैर हो। यानी कि वह जब कोई विषय पढ़ रहा है तो उस विषय से भी ना विचलित हो, या फिर उसके सामने कोई घटना हो जो उससे भी विचलित भी ना हो, उनसे विचलित ना हो, बल्कि संतुलन की अवस्था में रहें। जैसे कि हमारे सभी महापुरुष करते हैं कि न सुख में न दुख में मनुष्य को एक समान स्थिति में रहना चाहिए, विचलित नहीं होनी चाहिए, तभी उसका बौद्धिक विकास संवेगात्मक रूप से सही होगा। यही बोल रहा है कि उसका बौद्धिक विकास संवेगात्मक रूप से विचलित हुए बगैर हो। यानी कि जो मन में भावनाएं हैं वो अनियंत्रित अवस्था में नहीं होनी चाहिए, उसकी मन की जो भावना है संवेग को नियंत्रित अवस्था में होनी चाहिए। जब नियंत्रित होंगे तो विचलित हुए बगैर कहा जाएगा उसको, तब उसका क्या होगा, उसका बौद्धिक विकास सही तरीके से होगा और शिक्षण काल सफल माना जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट के संदर्भ में हम देखेंगे तो उसका जो विद्यार्थी का शिक्षण काल सफल माना जाएगा अगर वह संवेगात्मक रूप से विचलित नहीं होता है। ठीक है, इतना समझाया, मतलब अलग अलग प्रकार से आसानी समझ में आ गया होगा। चलिए अगली लाइन देखते हैं। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को संवेगों के प्रशिक्षण के अंतर्गत भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पहलुओं को शामिल किया जाता है। यानी कि कोई विद्यार्थी जरूरी थोड़ी कि पहले से ही इतना मानसिक तौर पर मजबूत होगी। जैसे मैंने बताया कि संवेगात्मक रूप से विचलित नहीं होना, साहित्य पढ़ रहा था ना, उसमें विचलित होना, उसके सामने कोई घटना हो जाती है उससे भी विचलित नहीं होना, सुख दुख सभी स्थितियों में समान रहना, ऐसा कोई होता नहीं होता। बल्कि उसको मतलब कुछ लोग भले ही हों, लेकिन ज़्यादातर लोगों को प्रशिक्षण देना पड़ता, भले वो अध्यापक दे, उसका घर में प्रशिक्षण दिया जाए। या प्रशिक्षण का मतलब ये है नहीं कि अलग से कोई प्रशिक्षण दिया जाता, इस पढ़ाई के साथ साथ ही और घर में जो हम सामाजिक जीवन जीते उसी के साथ साथ ही प्रशिक्षण चलता रहता है। उसी में हमें बताया जाता है कि भावात्मक रूप से हमको कैसे संतुलित की अवस्था में रहना है, संतुलन की अवस्था में रहना, ज्ञानात्मक रूप से कैसे संतुलन की अवस्था में रहना है, क्रियात्मक पहलू जो है हम जो काम करते हैं अपने शरीर के द्वारा जो काम करते हैं उन पहलुओं में कैसे संतुलन की अवस्था में रहना है। तो ये सब जब
शिक्षक विद्यार्थी को संवेगों का प्रशिक्षण देता है तो इन सभी पहलुओं को शामिल करता है। कैसे? अगर क्योंकि हम यहाँ पर शैक्षिक महत्व देख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि संवेगों का शैक्षिक महत्व ये पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हम शिक्षक विद्यार्थी की बात ज़्यादा करेंगे और विद्यार्थी के घर की और समाज की बात कम करेंगे। तो यहाँ पर प्रशिक्षण तो घर में भी दिया जाता है संवेगों का, केवल शिक्षक के द्वारा नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे शिक्षक के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाता है संवेगों का वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो शिक्षक प्रशिक्षण देता है भावात्मक प्रशिक्षण क्या देता है? भावात्मक में यह देता है, जैसे कि मैंने अभी बताया ऊपर वाली लाइन में, कि भावनात्मक रूप से हमें स्थिर रहना है, न ज़्यादा दुखी होना न ज़्यादा खुशी होना, यानी कि अपने मन की भावनाओं को नियंत्रित रखना है। ये हो गया भावात्मक संवेगों का प्रशिक्षण। ज्ञानात्मक मतलब हमें जानकारी देगा कि जो भी विषय हमसे संबंधित है या जो भी घटनाएं दिन प्रतिदिन हमारे साथ होती हैं उनके उन संदर्भों में हमें पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए किसी भी विषय की, जिससे हमारा लेना देना होता है कभी ना कभी, उस विषय की हमें पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। ये हो गया ज्ञानात्मक संवेग। और फिर एक क्रियात्मक पहलू क्या है कि हम अपने शरीर को नियंत्रित रखें। ऐसे नहीं कि गुस्सा आ गया तो बस मारपीट कर बैठे, गुस्सा आ गया तो बस तुरंत गाली दे दिया। तो हमने यहाँ पर अगर ऐसे करते हैं तो हमारा क्रियात्मक पहलू अनियंत्रित अवस्था में हो जाए। क्रियात्मक संवेगों का जो क्रियात्मक पहलू है, क्रियात्मक संवेग होंगे वो उनको बोला जाएगा कि वो अनियंत्रित अवस्था में है। उस व्यक्ति को जो है अपने क्रियात्मक संवेगों में नियंत्रण नहीं है, वह तुरंत एक्शन कर देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब शिक्षक जो है संवेगों का प्रशिक्षण देगा तो उसमें क्रियात्मक पहलुओं में वह सिखाएगा विद्यार्थियों को कि अपने शरीर को किस प्रकार नियंत्रित रखना है। शरीर के द्वारा जो क्रिया करना है वो बहुत ही नियंत्रित अवस्था में और ज़रूरत के अनुसार करना है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कि संवेगों का क्रियात्मक प्रशिक्षण या क्रियात्मक पहलुओं का प्रशिक्षण। और इसका क्रियात्मक पहलू में एक दूसरा उदाहरण और आता है, जैसे कि हमें स्वस्थ शरीर चाहिए, हमें क्या सबको स्वस्थ शरीर चाहिए, लेकिन स्वस्थ शरीर कब रहेगा? जब हम एक्सरसाइज करेंगे, समय से जाएंगे, समय से खाएंगे, क्या खाना ये समय से सोएंगे, ये सब होगा ना। अगर हमें अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है तो क्या करेंगे? ज़्यादा खा लेंगे। भावनाओं पर नियंत्रण नहीं तो बस ज़्यादा नींद लेंगे, सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे शिक्षक जब क्रियात्मक पहलुओं के लिए संवेगात्मक प्रशिक्षण देगा, संवेगों के क्रियात्मक पहलुओं का प्रशिक्षण देगा, तो यहाँ पर बताएगा ये सब कि हमें एक्सरसाइज करना है, शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, समय से जागना, समय से खाना, क्या नहीं खाना, ये सब बताएगा क्रियात्मक पहलुओं के संवेगात्मक प्रशिक्षण में। ठीक है, ये हो गया। मैंने अलग अलग सेंटेंस बता दिए उदाहरणों सहित। तो ये हो गया संवेगों का शैक्षिक महत्व। आगे क्या है? आगे है स्थायी भाव, यानी कि संवेग हो गए, संवेग जो विशेषता होती है शिक्षार्थी की विशेषता में संवेग हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्थायी भाव को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटीमेंट्स, यानी कि इसकी स्पेलिंग SENTIMENTS। स्थायी भाव यानी कि सेंटीमेंट्स। अब स्थायी भाव क्या होता है? आपके सामने लिखा हुआ है, लिखने के लिए समझाऊंगा मैं अपनी भाषा में। ओके। स्थायी भाव एक अर्जित संस्कार है। अर्जित संस्कार धीरे धीरे व्यवस्थित होकर स्थायी भाव का रूप धारण कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप आचरण व व्यवहार नियंत्रित होने लगते हैं। इसका मतलब क्या है? स्थायी भाव जो होता है अर्जित संस्कार होता है, यानी कि हमें सीखना पड़ता है। स्थायी भाव हमारे अनुभवों के आधार पर, यानी जैसे हमने अगर शुरुआत से देखें, शुरुआत विशेषताओं से शिक्षार्थी की मूल प्रवृत्ति, संवेग, फिर स्थायी भाव। संवेग में जो भाव होते हैं वो व्यक्ति अलग अलग मात्रा में अलग अलग समय के अनुसार अनुभव करता है। और स्थायी भाव में संवेगों का ही कोई एक भाव किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में स्थिर हो जाता है, यानी कि वो हावी हो जाता है, बाकी सभी भावों को दबा के वो वाला भाव अपने प्रधानता स्थापित कर लेता है उस व्यक्ति के मन में, और फिर वह व्यक्ति उसी भाव के अनुसार कार्य करता है। तो वो क्या बोलेंगे? जो एक भाव ने उसके मस्तिष्क में स्थायी रूप से प्रभुत्व स्थापित कर ली, स्थायी रूप से मतलब वो लंबे समय के लिए हो गया, अब नहीं हो जाने वाला, तो उसे बोलेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब हमारे बहुत सारे भाव हैं, सुख, दुख, क्रोध, मोह, ईर्ष्या,
गुस्सा, भय, ये सब बहुत सारे भाव हैं। उनमें से किसी एक भाव ने उस व्यक्ति के दिमाग में अपना कब्जा जमा लिया, लंबे समय के लिए स्थायी रूप से बैठ गया, तो क्या बोलेंगे? उस भाव को बोल लेंगे स्थायी भाव। लेकिन ये अपने आप नहीं होता, ये अर्जित संस्कार है। यानी कि जैसे हमें परिस्थितियाँ होंगी, जैसे हमें अनुभव होगा, लंबे समय तक अनुभव होगा, तो उसी अनुसार कोई एक भाव अर्जित हो जाएगा उस व्यक्ति के मस्तिष्क में, और जो अर्जित संस्कार हो जाएगा वही स्थायी भाव है। कोई एक भाव अर्जित हुआ उसके मस्तिष्क में, अर्जित हो गया, स्थायी रूप से बैठ गया, तो ये हो गया स्थायी भाव। यहाँ बोला गया अर्जित संस्कार धीरे धीरे व्यवस्थित होकर स्थायी भाव का रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ व्यवस्थित रूप से, यानी अव्यवस्थित नहीं होते। संवेग में जो भावनाएं होती हैं अव्यवस्थित रूप से होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना संवेगों की विशेषता में, मैंने क्या बताया था? एक विशेषता, संवेग अस्थिर होते हैं। अस्थिर का मतलब आते जाते रहते हैं, अलग अलग संवेग जो है आते जाते रहते हैं, यानी कि ये व्यवस्थित नहीं है। और स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव यहाँ पर व्यवस्थित रूप से अर्जित संस्कार जो होते हैं, अर्जित संस्कार यानी कि जो हमें अनुभव करते हैं, जो हम सीखते हैं। अर्जित का मतलब है कि हम ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, अपने अपने होता, वो धीरे धीरे व्यवस्थित होकर स्थायी भाव का रूप गए। यानी कि उनमें ऐसे जो भाव होते हैं वो व्यवस्थित रूप से हमारे मस्तिष्क में बैठ जाते हैं। कोई एक भाव या एक से ज़्यादा भी भाव हो सकता है, समानता इसी को एक भाव मानेंगे, स्थायी भाव को एक भाव मानेंगे कि कोई एक भाव प्रमुख रूप से मस्तिष्क में बैठ जाता है, तो वह व्यवस्थित रूप से बैठता है। यानी उसकी एक व्यवस्था होती है, मानसिक संरचना होती है हमारे मस्तिष्क की, उस मानसिक संरचना के अनुकूल वह व्यवस्थित होता है। तो वही जो है जो व्यवस्थित रूप से कोई भाव बैठता है, कोई अर्जित संस्कार है यहाँ पर है। क्योंकि यहाँ पर हमें सीखते हैं, परिस्थितियों के अनुसार कोई व्यक्ति सीखता है, अनुभव करता है, इसलिए यहाँ पर बोला गया कि अर्जित संस्कार है, और व्यवस्थित होकर मस्तिष्क में बैठ जाता है, और वही जो है स्थायी भाव का रूप धारण कर लेता है। जब कोई भी भाव उस किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में व्यवस्थित रूप से बैठ जाएगा, तो उसी भाव के अनुसार व्यवहार करेगा। तो इसलिए यही लिखा है कि जिसके फलस्वरूप आचरण और व्यवहार नियंत्रित होने लगते हैं। यानी जो भाव स्थायी भाव हो जाएगा उस व्यक्ति के मन में, तो उसी के अनुसार आचरण और व्यवहार उस व्यक्ति के नियंत्रित होने लगेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर उदाहरण भी दिया है, क्या लिखा है यहाँ पर? माता अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य, करुणा, दया, आनंद आदि संवेगों का अनुभव करती है। इसके कारण माता में बच्चों के प्रति प्रेम का स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। अब उदाहरण से ये मैंने बताया ना कि स्थायी भाव क्या है, चलिए उदाहरण समझाता हूँ, जिसको समझ में आया होगा उदाहरण समझाता हूँ, बहुत आसानी से आपके मस्तिष्क में व्यवस्थित रूप से बैठ जाएगा। जैसे कि स्थायी भाव क्या है लिखा है, व्यवस्थित रूप से बैठ गया जाता है अर्जित संस्कार, वही हो स्थायी भाव। तो यहाँ पर जो स्थायी भाव की परिभाषा भी आपके मस्तिष्क में व्यवस्थित रूप से बैठ जाएगी इस उदाहरण का समझने के बाद। जैसे कि कोई भी माँ है अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य, यानी कि जो माँ बच्चे के जो प्रेम होता है उसे बोलते हैं वात्सल्य, करुणा, दया, आनंद आदि भावों का या संवेग का अनुभव करती है। तो ये भाव क्या होगा? ये भाव अव्यवस्थित है, क्योंकि एक भाव तो है नहीं, ये आते जाते रहते हैं, कोई निश्चित क्रम भी नहीं। तो अव्यवस्थित रूप से माता जो है अपने बच्चे के प्रति इन भावों का अनुभव करती है। ठीक है, अव्यवस्थित रूप से अनुभव करेगी तो उनको बोलेंगे संवेग। और इसके बाद क्या होगा? इसके कारण माता में बच्चों के प्रति प्रेम का स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। पहले तो ये अव्यवस्थित रूप से माता इतने सारे भावों का अनुभव कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके इसके बाद माता के मन में बच्चों के प्रति प्रेम का स्थायी भाव, यानी कि यहाँ पर इन सब भावों को हटा कर एक भाव आ गया। एक भाव कौन सा आ गया? प्रेम का स्थायी भाव उसके मन में उत्पन्न होता है। तो जो प्रेम का स्थायी भाव मन में उत्पन्न होता है, तो ये क्या? तो स्थायी भाव है। लिखा भी प्रेम का स्थायी भाव, यानी यहाँ पर अगर ऐसे बोला जाए कि प्रेम का भाव इन सभी भावों को हटाकर कोई एक भाव व्यवस्थित रूप से उसके मन में बैठ गया बच्चों के प्रति, और जो एक भाव व्यवस्थित रूप से बैठ गया वही स्थायी भाव है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि माता के मन में या माता में बच्चों के प्रति प्रेम का स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। अब समझ में आ गया ना कि स्थायी भाव क्या है? कि यानी पहले उसके बच्चे के प्रति माँ के मन में अलग अलग भाव उत्पन्न हो रहे थे, और इन अलग अलग भावों को व्यवस्थित करके एक भाव बना दिया गया। यानी कि अगर हम इनकी ग्रुपिंग करें, अब अपने मन से सोचिए, वात्सल्य, करुणा, दया, आनंद, ये सब क्या है? ये सकारात्मक संवेग आते हैं। संवेग मैंने बताया था ना, सकारात्मक नकारात्मक, तो इनको रखेंगे सकारात्मक संवेगों में। सकारात्मक संवेगों में रख दिया और इनको कोई एक नाम देना, यानी कोई एक भाव देना है जिसमें ये सभी आ जाए। तो हमने एक भाव दे दिया ये प्रेम का, क्योंकि प्रेम में ये सब आ जाते हैं। करुणा, दया, आनंद, ये सब चीज़ें प्रेम के अंदर पहले से, प्रेम जो शब्द है, प्रेम जो भाव है, इसके अंदर पहले से रहती हैं। तो ये सब व्यवस्थित हो गए, एक के भाव का रूप ले लिया, वो भाव हो गया प्रेम, और जो एक भाव व्यवस्थित हो गया तो वही हो गया स्थायी भाव। तो ये इसी को बोलते हैं क्या?
स्थायी भाव यानी स्थायी भाव की परिभाषा हो गई कि बच्चे के प्रति माँ के मन में पहले अलग अलग भाव उत्पन्न हो रहे थे, अलग अलग समूहों का अनुभव कर रही थी, पर धीरे धीरे करके ऐसे में मैं बच्चे के प्रति माँ के मन में प्रेम का स्थायी भाव इसे बैठ गया, स्थायी रूप से हो गया। तो यही जो प्रेम जो का भाव है यही स्थायी भाव हो गया। ठीक है, आप समझ में आ गया हो कि स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव यही है कि व्यक्ति अलग अलग संस्कार अर्जित करता है और अलग अलग संस्कार धीरे धीरे व्यवस्थित होकर एक भाव का रूप धारण कर लेते हैं, और जो एक भाव का रूप धारण करता है वही भाव जो व्यवस्थित एक भाव का जो रूप धारण करेंगे वो सभी भाव मिलकर वो व्यवस्थित भाव होगा, और उस व्यवस्थित भाव को ही संवेग कहते हैं, ये समझने के लिए। और बाकी लिखा जो है यही लिख लेना है। तो आप समझ में आ गया कि ये क्या है, स्थायी भाव क्या है, कि इससे बहुत सारे भाव में एक भाव में दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गया व्यवस्थित रूप से बस, और बाकी सबको अपने अंदर समाहित कर लिया, यही है स्थायी भाव। चलिए आगे देखते हैं। मैं स्थायी भाव को अलग अलग प्रकार से इतना क्यों समझाया विस्तार में, इस वजह से समझाया क्योंकि स्थायी भाव मतलब मुझे लग रहा था कि आप लोगों को इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, इसकी भाषा कुछ ऐसी, इसलिए वजह से मैंने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार समझाया। अब स्थायी भाव के प्रकार पढ़ेंगे। स्थायी भाव के प्रकार वैसे एग्जाम में सीधे आते नहीं हैं, वैसे मैंने तो नहीं देखा कि इस पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के लिए और याद करने के लिए हो सकता आ जाए तो इसको याद कर लेना, रट लेना। कुल मिला के स्थायी भाव के प्रकारों को रट लेना। 5 प्रकार है स्थायी भाव के प्रकार। कितने स्थायी भाव के प्रकार? 5 प्रकार हैं। पहला है मूर्त स्थायी भाव, दूसरा है अमूर्त स्थायी भाव, तीसरा है नैतिक स्थायी भाव, चौथा है साधारण स्थायी भाव, और 5वां है जटिल स्थायी भाव। तो स्थायी भाव के प्रकार कितने? स्थायी भाव के 5 प्रकार हैं, जिसमें है मूर्त, अमूर्त, नैतिक, साधारण, जटिल। ये जो है इनको अगर मैं एक को विस्तार से बताऊं, ऐसे विस्तार से बताने की ज़रूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनको विस्तार से बता, क्योंकि आराम से कोई भी रट सकता है, इतना आसान आसान शब्द लिखे हैं, आराम से रट सकता है। इनमें स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव मैं सबको एक साथ बता देता हूँ। स्थायी भाव जो होता है, मन में स्थायी रूप से कोई एक भाव बैठ जाता है व्यवस्थित रूप से, वही होता है स्थायी भाव। इनमें अगर कोई ऐसा भाव बैठा जिसकी हम मूर्त रूप से यानी कि जिसके आकार की हम कल्पना कर पा रहे हैं तो हो गया मूर्त। इसके आकार की कल्पना नहीं कर पा रहे वो अमूर्त हो गया। ऐसे नैतिक, साधारण, जटिल ऐसे हैं। इनका विस्तार का भी पूछता नहीं परीक्षा में कि मूर्त स्थायी भाव क्या है, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। तो इस वजह से इनका विस्तार समझने की या लिखने की ज़रूरत है नहीं, इस वजह से मैंने इनका विस्तार लिखा नहीं, ऐसे लिख दिया। तो बस स्थायी भाव के प्रकार में ऐसे 5 स्थायी भाव के प्रकार, यही लिख लेना, यही याद कर लेना, बस इतना काफ़ी है। और बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, और क्वेश्चन करना जरूरी भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करेंगे तो पेपर ना निकलेगा, कितना भी पढ़ लो। किताब पढ़ने से, इस वजह से मैं बोलता हूँ हमेशा कि किताब पढ़ने से कोई पेपर नहीं निकलता। इस वजह से ये नोट्स बनाना, उसके बाद हम क्वेश्चन करें। क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन हमें अभी तक जो हमने पढ़ा है, लिखवाया मैंने, उससे नहीं बन रहे हैं तो वहाँ पे मैं अलग से बनाऊंगा, तो कुल मिला कुछ छूटेगा नहीं। जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका इस प्रकार रहेगा कि कुछ भी छूटने ना पाए। जो मैं लिखवाऊँगा इसमें भले एक दो टॉपिक छूट जाएँ, या फिर ऐसे चीज़ें क्वेश्चन करते समय हम देखें कि जो मैंने नहीं पढ़ा है तो वहाँ हम कर लेंगे। यानी कि एक यूनिट जब करूँगा पूरी तो पूरी हो जाएगी, उसमें कुछ बचेगा नहीं। पहले मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा है पूरा वो तो रिवीजन हो ही जाएगा। उसके अलावा कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा है। अभी थ्योरी में हमने वो नहीं पढ़े हैं वो क्वेश्चन, तो वहाँ पर मैं समझाऊँगा, वहाँ पर समझाऊँगा, ज़रूरत पड़ेगी तो लोग लिखवाऊँगा भाई। तो प्रैक्टिस हो गया, समझ में भी आ जाएगा, लिख भी लेंगे, तो इस प्रकार हमारा पूरा हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। और ये जो पढ़ा रहा हूँ इसमें अगर कुछ नहीं समझ रहा तो पूछने के लिए आपके पास विकल्प है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नाम दिया रहता है, टेलीग्राम ग्रुप में जाके मैसेज कर सकते हैं। नंबर भी दिया रहता है, नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके समय से पूछ सकते हैं। तो आपको पूछने के लिए कई विकल्प हैं ही हैं। कुल मिलाकर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? कुल मिलाकर जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए पढ़ने का, भले ही आपको जो बड़ी जिसमें 1 लाख 10,000 कई हज़ार सब्सक्राइबर होते हैं, रोज़ कई हज़ार लाइव वॉचिंग होती हैं और कई हज़ार लाइक्स होते हैं, तो उनमें को पढ़ने से हो सकता है आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा और एग्ज़ाम नहीं निकला होगा,
तो हमें ये नहीं देखना है कि उसके कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने लोग उसको डेली देखते हैं और कितना लाइक करते, ये नहीं देखना। हमें देखना है कुल मिला के हमारा एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारा, एग्ज़ाम क्लियर हो और वो भी एक बार में हो। मैंने तो 2 महीने में क्लियर किया था क्योंकि मेरे पास टाइम उतना ही था, उतने में ही सब कुछ करना। तो मैंने 2 महीने में पास किया था नेट जेआरएफ दोनों एक साथ। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि एक बार में एग्ज़ाम क्लियर हो, एक बार में पास होना है और दोनों पास होना है, नेट जेआरएफ दोनों। ऐसा नहीं कि केवल नेट हो जाए जेआरएफ ना निकले, क्योंकि नेट जेआरएफ होने के लिए नेट से ज़्यादा नंबर चाहिए। तो नेट प्लस जेआरएफ दोनों होना चाहिए, वो भी एक बार में होना चाहिए। दोबारा एग्ज़ाम देने की जरूरत ना पड़े। यही टारगेट में लेके चल रहा हूँ। मेरे पढ़ाने का तरीका इसी अनुसार है। इसी वजह से मैं बाकी दूसरी कोचिंगों को जो मतलब यूट्यूब में पढ़ाते हैं, बहुत सारे जो फ्री में पढ़ाते हैं, पर डे में पढ़ाते हैं फीस लेके, मैं उनको नहीं देखता हूँ कैसे पढ़ाते हैं। मैं अपना देखता हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा था और मेरा एग्ज़ाम कैसे निकला था, वही मैं लेके चलता हूँ कि एग्ज़ाम निकलना चाहिए, बाकी पढ़ने का तरीका हमारा कैसा भी हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जानकारी हो गई बहुत। स्थायी भाव के प्रकार हो गए। चलिए आगे देखते हैं। स्थायी भाव की विशेषताएं, जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था समय की विशेषताएं, ऐसे स्थायी भाव की भी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है, स्थायी भाव की विशेषता। पहली विशेषता, स्थायी भाव संवेगों के रूप में निश्चित करता है। संवेगों के रूप को निश्चित करता है। क्या लिखा, स्थायी भाव संवेगों के रूप को निश्चित करता है। इसका मतलब क्या है, मैंने स्थायी भाव की परिभाषा में बताया था कि स्थायी भाव जो होता है, संवेगों में कई भाव होते हैं, अव्यवस्थित रूप से होते हैं, आते हैं जाते रहते हैं, क्योंकि स्थिर होता है संवेग। और जो स्थायी भाव होता है, उन्हीं संवेगों में से कोई एक भाव या फिर कई भावों को मिलाकर कोई एक भाव जिसमें वो सभी भाव पहले से निहित होंगे, वो मस्तिष्क में स्थिर हो जाता है लंबे समय के लिए, तो उसे बोलते हैं स्थायी भाव। तो यही तो लिखा है, स्थायी भाव संवेगों के रूप को निश्चित करते। यानी संवेगों में कई भाव थे, अव्यवस्थित थे और आते जाते रहते थे, और स्थायी भाव में कोई एक भाव जिसके अंतर्गत संवेगों के दूसरे भाव निहित हैं, उसके अंदर समाहित हैं, वो व्यवस्थित हो गया, तो वो हो गया स्थायी भाव। तो स्थायी भाव तो इस प्रकार स्थायी भाव ने संवेगों के रूप को निश्चित कर दिया। यानी पहले कई रूप थे, अनिश्चित थे, यानी पहले कोई एक रूप नहीं था, अलग अलग रूप आते जाते रहते थे व्यक्ति के मन में। अब कोई एक भाव आया और वो निश्चित हो गया, स्थिर हो गया, तो स्थायी भाव बन गया। तो उसने क्या किया, उसने संवेगों के रूप को निश्चित कर दिया। पहले कई रूप थे संवेगों का, अब केवल संवेगों का एक रूप रहेगा। जैसे कि माँ बच्चे वाले में उदाहरण में बताया था कि पहले माँ कई भावों का अनुभव करती थी, बाद में केवल एक भाव बचा, प्रेम में बाकी सब भाव निश्चित हो गए। तो प्रेम जो भाव है उसने संवेगों के रूप को निश्चित कर दिया ना। पहले कई रूप थे, उन सभी रूपों को समाप्त करके प्रेम नामक स्थायी भाव जो बना था, प्रेम नामक भाव ने जो स्थायी भाव बना था, उसने संवेगों के रूप को निश्चित कर दिया उस उदाहरण में। तो ये लिखा है कि संवेग जो है, उस संवेग ने स्थायी भाव जो है संवेगों के रूप को निश्चित करता है। यानी संवेग जो पहले अनिश्चित अवस्था में रहते हैं, जब स्थायी भाव बन जाता तो भाई निश्चित रूप में हो जाता, तो अब संवेगों का रूप को निश्चित कर दिया किसने, स्थायी भाव ने। ठीक है, अगली विशेषता क्या है, अगली विशेषता है स्थायी भाव व्यवहार को नियंत्रित एवं प्रेरित करते हैं। ये कैसे, ये उसी प्रकार है, समय भी मैंने बताया था और स्थायी भाव में शायद बताया, पता नहीं, अभी बता देता हूँ। व्यवहार को नियंत्रित प्रेरित कैसे करते हैं, जैसे कि माँ बच्चे वाला उदाहरण से लेते हैं। अगर माँ के अंदर बच्चे के प्रति प्रेम का स्थायी भाव है, तो प्रेम नाम के जो स्थायी भाव है उसी अनुसार माँ का व्यवहार बच्चे के प्रति नियंत्रित होगा, और उसी से यानी प्रेम नामक स्थायी भाव से ही माँ का व्यवहार बच्चे के प्रति प्रेरित भी होगा। ये है, जैसे किसी का स्थायी भाव बन गया क्या, क्रोध है, क्यों नहीं बन सकता। संवेग में कई भाव होते हैं, उन्हीं से कोई एक भाव बन जाता है वो स्थायी भाव।
तो क्रोध नामक संवेग किसी व्यक्ति का स्थायी भाव बन गया। यानी थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जाता, थोड़ी थोड़ी बात में वो लड़ने को तैयार हो जाता, यानी ऐसा व्यक्ति क्या होगा, चिड़चिड़ा टाइप में होगा, रूखा टाइप में होगा। तो यहाँ पर उसका व्यवहार जो है क्रोध से नियंत्रित होगा। उसका जो प्रेरित व्यवहार है, प्रेरित भी क्रोध से ही होगा, यानी तो तुरंत क्रोधित हो जाएगा। तो यही पर लिखा है कि स्थायी भाव जो है, स्थायी भाव व्यवहार को नियंत्रित होगा, व्यवहार को नियंत्रित एवं प्रेरित करता है। यानी कि उस व्यक्ति का अगर क्रोध नामक स्थायी भाव है तो क्रोध नामक स्थायी भाव उस व्यक्ति के व्यवहार को, उस व्यक्ति के कार्य को, यानी कैसे क्रिया करता है, हाथ पर कैसे चलाता है, वो क्रोध से ही नियंत्रित होंगे और क्रोध से ही प्रेरित होंगे। ये लिखा, ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है स्थायी भाव व्यक्तित्व के आधारभूत तत्व हैं। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व की परिभाषा समझनी पड़ेगी। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व ये है कि एक व्यक्ति के गुण विशेषताएं जो होती हैं वह व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व में केवल शरीर नहीं आता कि बस उसने जिम में जाकर किसी ने अच्छी हट्टी कट्टी बॉडी बना ली, देखने में आकर्षित लग रहा है हीरो टाइप में, तो उसका व्यक्तित्व से नहीं हो सकता। इतना घटिया व्यक्ति हो, इतना चरित्रहीन व्यक्ति हो कि मतलब किस प्रकार बोलेंगे वो आसाराम बापू, इस टाइप का व्यक्ति हो सकता। और ऐसा होते हैं बहुत सारे लोग, बाहर से देखने में इतने क्या बोलते हैं, जैसे कि मतलब एक उस भाषा में बोला जाए तो बाहर से देखने में हैंडसम लगेंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल कुत्ते किस्म के होंगे, यानी बहुत ही घटिया इंसान होंगे, महिलाओं को गंदी नज़र से देखने वाले इस प्रकार के होंगे। तो कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? मैं ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि समाज में जो आम धारणा है व्यक्तित्व का मतलब शरीर से देखते हैं। मैंने सुना है लोगों को बातें करते हुए, यानी कि कोई देखने में अच्छा, बॉडी अच्छी, तो बोलेंगे क्या पर्सनालिटी है, ऐसे बोलेंगे क्या पर्सनालिटी। बल्कि उनके ऊपर मुझे क्रोध आता है, मतलब कुछ हंसी भी आती, कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, मतलब खुद को इतना पढ़े लिखे बोलते हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हाई एजुकेटेड है, MBA और BTech जैसे कोर्स किए हैं, और इतनी उनका दिमाग नहीं है कि पर्सनालिटी बॉडी से बिल्कुल नहीं होती। पर्सनालिटी बॉडी का सिर्फ 50% भाग होता है बॉडी का, पर्सनालिटी के अंदर 50% भाग उसका मेंटल स्थिति होती है कि सोचता कैसा है। केवल बॉडी देखकर कभी भी उसकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। बॉडी से पर्सनालिटी का क्या कहते हैं, लेना देना तो होता है, लेकिन 100% लेना देना नहीं होता, सिर्फ 50%। 50% ज़्यादा ही मान लो। में जो मस्तिष्क का भाग होता है पर्सनालिटी में, यानी व्यक्तित्व में, क्योंकि व्यक्तित्व को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनालिटी में आधे से ज़्यादा योगदान होता है उसके सोचने समझने का जो तरीका होता है, उसके चरित्र का, कि वो कैसे सोचता है, सोचने का तरीका। बॉडी का योगदान उसमें कम होता है। और लेकिन आज के समय क्या है, आज के समय समाज में ये धारणा बनी कि जो देखने में अच्छा लगे उसको बोलो क्या पर्सनालिटी है, और जो देखने में अच्छा नहीं लगता, भद्दा लगता, तो बोलोगे क्या घटिया पर्सनालिटी है। बल्कि उल्टा भी हो सकता है वो देखने में बुरा हो और उसकी पर्सनालिटी बहुत महापुरुषों वाली हो। तो यहाँ पर व्यक्तित्व जो होता है, पहले ये समझ लीजिए कि मानसिक स्थिति और उसका शरीर जो देखने में कैसे लगता है, दोनों को मिलाकर बनता है व्यक्तित्व। और ये स्थायी भाव से प्रभावित होता है। स्थायी भाव से कैसे प्रभावित होगा कि स्थायी भाव हमारे मस्तिष्क का एक भाव होता है, अगर वो भाव है सकारात्मक है, सकारात्मक स्थायी भाव हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो सकारात्मक होगा। और अगर नकारात्मक स्थायी भाव तो उसका व्यक्तित्व भी है वो भी नकारात्मक होगा। इसी को यहाँ पर एक लाइन में बोला गया है कि स्थायी भाव व्यक्तित्व के आधारभूत तत्व हैं, यानी कि जैसा स्थायी भाव होगा वैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा। ठीक है, अगली विशेषता देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि मूल प्रवृत्तियों के साथ स्थायी भाव का पारस्परिक व अनुगामी संबंध होता है। ये किस प्रकार है? मैंने जैसे पहले समझाया था, विद्यार्थियों की विशेषता जो चल रही है तो क्रम से चल रही है ना, क्रम से चल रही है, मतलब एक दूसरे से संबंधित है। इस प्रकार पहले मैंने बताया था मूल प्रवृत्तियाँ, उसके बाद स्थायी नहीं संवेग, उसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं संवेग, स्थायी भाव, वेग, मूल प्रवृत्तियाँ, संवेग, फिर स्थायी भाव, क्रम से आ रहा है ना। तो यही बोल रहा है कि मूल प्रवृत्तियों का संबंध हमने संवेग में पढ़ा था। संवेग की विशेषताओं में भी मैंने बताया था, क्या बताया था? संवेग की विशेषताओं में मैंने बताया था कि मूल प्रवृत्तियों से सीधे संबंध होता है इसका। संवेगों की विशेषता में मैंने बताया था एक विशेषता में कि मूल प्रवृत्तियों से संबंध किसका? संवेग का। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि मूल प्रवृत्ति में से सभी गुण
किसी न किसी मात्रा में अविकसित रूप से मौजूद रहते हैं पहले से, क्योंकि मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती हैं। तो मूल प्रवृत्ति में जो संवेग के जितने भी गुण होते हैं, जितने भी भाव होते हैं, संवेग के सभी भाव यानी संवेग यानी इमोशंस, तो इमोशंस जो सभी प्रकार की इमोशंस मूल प्रवृत्ति में किसी न किसी मात्रा में अविकसित रूप से पहले से मौजूद रहती हैं। तो उनसे निकल के आया संवेग, और संवेगों से निकल के आया ये स्थायी भाव। तो कुल मिला के स्थायी भाव का संबंध किससे है? मूल प्रवृत्ति से है, क्योंकि जड़ तो वही है ना। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल प्रवृत्तियों के साथ स्थायी भाव का पारस्परिक व अनुगामी संबंध होता, यानी कि मूल प्रवृत्तियों से स्थायी भाव भी संबंधित है। यानी स्थायी भाव की जड़ जो है मूल प्रवृत्ति है, इन्हीं से निकल के आया है स्थायी भाव। ये इसका मतलब। अनुगामी का मतलब ये है कि ऊपर की ओर, प्रतिगामी का मतलब उल्टा नीचे की ओर, यहाँ ऊपर की ओर ना, क्योंकि सबसे जड़ में अगर पेड़ देखा जाए, पेड़ की जड़ होती है नीचे, सबसे नीचे। तो जड़ मान लो ये मूल प्रवृत्ति, उसके बाद और ऊपर आए तो संवेग हो गया, और उसके बाद और ऊपर आ गए तो स्थायी भाव हो गया। यही है चौथी विशेषता का मतलब। पांचवी विशेषता क्या है? पांचवी विशेषता कह रहा है कि इसका निर्माण और विकास अनुभवों के फलस्वरूप होता है। किसका निर्माण? स्थायी वेग का, स्थायी भाव का। स्थायी भाव का निर्माण और विकास अनुभवों के फलस्वरूप होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, पहले बता चुका हूँ कि स्थायी भाव हमारे अनुभव के आधार पर ही बनता है, क्योंकि संवेगों में हम सुख दुख और सभी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के संवेग अनुभव करते हैं, लेकिन स्थायी भाव में कोई एक प्रकार का बन जाता है, दोनों नहीं रहते। और ये एक प्रकार कैसे बनता है? हमारे अनुभव से बनता है। जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसे समाज में रहा, ऐसे परिस्थितियों में रहा जैसे जहाँ पर उसे हमेशा कष्ट मिला है, हमेशा दुख मिला है उसे, तो वह व्यक्ति कैसा होगा? वह व्यक्ति बात बात में गुस्सा होने वाला, क्रोधित टाइप में और इस प्रकार का होगा, यानी कि नकारात्मक रूप से उसके भाव होंगे। तो यहाँ पर उसका जो स्थायी भाव होगा उसका नकारात्मक होगा, क्रोध वाला स्थायी भाव होगा कि होने की ज़्यादा संभावना। हालांकि जरूरी नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में रहने वाला व्यक्ति को क्रोध वाला ही स्थायी भाव के साथ बने, क्योंकि स्थायी भाव क्या अर्जित संस्कार होते हैं। तो इस प्रकार के नकारात्मक संवेग उसको अर्जित हुए तो उसका संस्कार बन गया क्या? स्थायी भाव बन गया क्रोध। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन संभावना इसकी ज़्यादा है कि अगर नकारात्मक प्रकार के संवेगों के माहौल में उसका बचपन बीता है तो बड़े में संभावना है कि ऐसे नकारात्मक के संस्कार के अर्जित करके वह क्रोध रूपी स्थायी भाव उसके मस्तिष्क में बैठ जाए। लेकिन ये कारण जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी मतलब ज़्यादातर संभावना रहती है। तो यही पांचवी विशेषता बोल रहा है कि स्थायी भाव का निर्माण और विकास अनुभवों के फलस्वरूप होता है। ठीक है। छठवीं विशेषता देखेंगे। छठवीं विशेषता क्या है? स्थायी भाव चरित्र और व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। ये पहले भी बता चुका हूँ कि चरित्र और विकास जैसे हमारे संवेग से भी प्रभावित हो रहा है, ऐसे स्थायी भाव से भी हमारे चरित्र और व्यक्तित्व निर्धारित होगा। व्यक्तित्व मैंने बता ही दिया, यही कि हमारे मानसिक जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। अच्छा भाव वाली है, यानी कि हम खुशी महसूस करते हैं, प्रेम महसूस करते हैं, किसी से स्नेह रखते हैं, वैसी वाली है। तो वैसे हमारा चरित्र बनेगा, व्यक्तित्व बनेगा। और किसी के प्रति हम ईर्ष्या रखते हैं, किसी के प्रति हम गलत भावना रखते हैं, तो हमारा जैसे कि आज के समय में जो लड़के होते हैं, मतलब बॉयज ज़्यादातर जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं, ज़्यादातर क्या रखते हैं? महिलाओं को गंदी नज़र से देखते हैं, तो उनका चरित्र क्या होगा? उनका चरित्र अच्छा थोड़ी होगा, व्यक्तित्व भी उनका अच्छा नहीं होगा। शरीर से पहले जिम जाके अच्छी बॉडी बना लेंगे, लेकिन उनके दिमाग में तो कचरा ही भरा है ना। तो वो क्या बोलेंगे? वो दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन खुद चरित्रहीन होते हैं ऐसे लोग। तो इसको बोलेंगे कि स्थायी भाव जो है चरित्र और व्यक्तित्व को निर्धारित करता है, या इससे निर्धारित होते हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या लिखा है? आगे है स्थायी भाव का शिक्षा में महत्व, क्योंकि शिक्षा में महत्व हमें सबका पढ़ना है। तो यहाँ पर स्थायी भाव का भी देखेंगे, स्थायी भाव का शिक्षा में क्या महत्व है। सही देखते हैं। शिक्षक और अभिभावक स्थायी भाव को विकसित करके विद्यार्थी के नैतिक विकास में सहायता कर सकते हैं। यानी कि विद्यार्थी के नैतिक विकास में हर व्यक्ति चाहे, हर अभिभावक या पेरेंट्स और हर टीचर चाहता कि जो उसके विद्यार्थी वो नैतिक रूप से अच्छे बने, नैतिक बने। नैतिक रूप से अच्छा क्या? नैतिक में अच्छा पहले शामिल होता है। वो नैतिक बने, अनैतिक ना बने, यानी बुरे ना बने, अच्छे बने। और अच्छे बनने में नैतिक होना जरूरी होता है। तो वो जो उनका नैतिक विकास हो वो मतलब है कि सही तरीके से हो,
ऐसे ना कि नैतिक विकास उनका गलत तरीके से हो तो अनैतिक बन जाएंगे। सीधी बात, नैतिक विकास के लिए ज़रूरी है कि उनकी मानसिक मतलब अर्जित संस्कार जो है, क्योंकि यहाँ पर स्थायी भाव हम पढ़ रहे हैं ना, स्थायी भाव क्या होता है, अर्जित संस्कार होता है। अर्जित संस्कार उसके अच्छे रहेंगे तो वह उसका नैतिक विकास सही तरीके से होगा, और जो विद्यार्थी रहेगा वो नैतिक बनेगा। तो ऐसा शिक्षक और अभिभावक ये दोनों चाहते हैं, और इसके लिए अभिभावक घर में और शिक्षक स्कूल में प्रयास करता है कि उसको स्थायी भाव इस प्रकार का उसका स्थायी भाव विकसित हो ताकि विद्यार्थी नैतिक बने, या फिर इस प्रकार का स्थायी भाव विकसित हो विद्यार्थी के मन में, ताकि विद्यार्थी को नैतिक बनाने में वह स्थायी भाव सहायता करे। ठीक है, अगली लाइन क्या है, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में आत्मसम्मान का स्थायी भाव को विकसित किया जाना चाहिए। यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में दिया है कि शिक्षक द्वारा जैसे कि स्थायी भाव कई प्रकार का सकारात्मक है, यहाँ पर सकारात्मक की बात करेंगे, क्योंकि शिक्षा में महत्व, नकारात्मक का तो महत्व नहीं होगा, नकारात्मक तो और शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि नकारात्मक मैंने बताया था, नकारात्मक क्या होते हैं, जब अनियंत्रित नहीं रख पाते विद्यार्थी, संवेगात्मक रूप से वो हो जाता है, यानी कि विचलित हो जाता है, तो वहाँ पर नकारात्मक स्थायी भाव उसके मस्तिष्क में बनने की संभावना होती है, यानी उसके मस्तिष्क में ऐसा भाव उत्पन्न, कोई नकारात्मक भाव स्थायी भाव बन जाए। जब वह अनियंत्रित हो जाता है, अपनी मानसिक भावनाओं से अपनी मानसिक भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, तो यहाँ पर शिक्षक जो है विद्यार्थियों में आत्मसम्मान का स्थायी भाव को विकसित कर सकता है, यानी कि एक स्थायी भाव के रूप में शिक्षक ऐसा कोशिश करे कि आत्मसम्मान का स्थायी भाव विद्यार्थियों के मन में बैठा दे। तो इससे क्या होगा, आत्मसम्मान का अगर भाव होगा तो इससे विद्यार्थी को फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि विद्यार्थी फिर इसके स्थायी भाव ही, मैंने हमने पढ़ा विशेषताओं में कि स्थायी भाव के अनुसार ही कोई भी व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता, कोई व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित होता, किसी भी व्यक्ति का आचार विचार भी उसी स्थायी भाव के अनुसार नियंत्रित होते हैं। तो अगर आत्मसम्मान बहुत अच्छा स्थायी भाव, उसके किसी विद्यार्थी में आत्मसम्मान का स्थायी भाव बैठ गया, यानी कि इस प्रकार का उसने संस्कार अर्जित किए कि आत्मसम्मान का स्थायी भाव उसके मस्तिष्क में बना, तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो अच्छा से पढ़ेगा, आत्मसम्मान की अपनी रक्षा के लिए वो अच्छी जॉब ढूंढेगा, एक ऐसा कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, लोग उसके आत्मसम्मान को गाली दें, मतलब लोग क्या गाली देंगे, लोग उसको गाली देंगे तो उसका आत्मसम्मान गिरेगा, वो खुद अब महसूस करेगा कि उसका जो आत्मसम्मान का मतलब होता है व्यक्ति खुद अपने अंदर जो महसूस करता है वो होता है। तो अगर कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि लोग उसको बुरा बोलेंगे तो वो खुद अपने अंदर देखेगा कि उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है। तो आत्मसम्मान का स्थायी भाव अगर विकसित हो जाएगा तो विद्यार्थी अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। तो इसलिए बोला गया कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में आत्मसम्मान के स्थायी भाव को विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह स्थायी भाव किसी भी विद्यार्थी के चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। क्योंकि आत्मसम्मान का अगर कोई भी किसी भी विद्यार्थी या किसी व्यक्ति के मन में आत्मसम्मान का स्थायी भाव विकसित होता है तो वह चरित्र के निर्माण के लिए बहुत सहायता करेगा, बहुत मतलब ज़रूरी है आत्मसम्मान वाला स्थायी भाव चरित्र निर्माण के लिए। क्योंकि चरित्र निर्माण क्या होता है, चरित्र निर्माण ये होता है कि हम समाज के नज़रिए से, प्रकृति के नज़रिए से और खुद के नज़रिए से खुद को देखें। अगर आत्मसम्मान का स्थायी भाव है तो हम अपने चरित्र को ऊंचा उठाएंगे, यानी कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि लोग हमारे चरित्र पर उंगली उठा सकें। अगर आत्मसम्मान नहीं, उदाहरण से देता हूँ, जो मतलब गंदे लड़के होते हैं, जिनको बोलते हैं लोफर टाइप में लड़के होते हैं, वो क्या होते हैं, मतलब बेशर्म लड़के होते हैं, उनको कोई शर्म नहीं, मतलब उनका आत्मसम्मान होता ही नहीं। सब सीधी सी बात, पहला आत्मसम्मान हुआ नहीं तो फिर क्या परिणाम क्या होगा इसका, आत्मसम्मान नहीं तो फिर बिल्कुल नहीं शर्माते, खुलेआम सड़क में मौका पाते ही महिलाओं के साथ छेड़खानी करना और गंदे कमेंट करना, गंदी नज़र से देखना, ये सब क्या होता है, ये सब किसका परिणाम। अगर आत्मसम्मान होता तो कभी ऐसा करते, उनका खुद का आत्मसम्मान तो है नहीं, यानी उनके खुद को कोई कितना गाली दे मारपीट करे उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका आत्मसम्मान है नहीं बिल्कुल। तो आत्मसम्मान नहीं है तो उनका चरित्र क्या हुआ, उनका चरित्र गिर गया, बिल्कुल उनका चरित्र बिल्कुल जीरो लेवल पहुँच गया, अब वो हर गंदा काम करने के लिए तैयार है। तो यही है यहाँ पर कि अगर शिक्षा के विद्यार्थियों के मन में आत्मसम्मान का स्थायी भाव विकसित करेगा तो उनके तो इससे क्या होगा, इससे वो विद्यार्थी के चरित्र निर्माण होगा। चरित्र निर्माण के लिए ये आवश्यक एक क्या बोले तत्व, आवश्यक तत्व के रूप में काम करेगा आत्मसम्मान का स्थायी भाव। और इससे और भी फायदे होंगे, क्या फायदे होंगे, क्या लिखा है आगे। और दूसरा तरीका बताया है किसके लिए, ताकि विद्यार्थी को इससे फ़ायदा हो। दूसरा तरीका क्या है,
एक पहला तरीका होगा कि आत्मसम्मान का स्थायी भाव विकसित कर दो। दूसरा तरीका है देश के महापुरुषों का जीवन चरित्र, देश का इतिहास व समाज व साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा देश प्रेम का स्थायी भाव उत्पन्न होता है। देश प्रेम का स्थायी भाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस व्यक्ति में देश प्रेम होगा वो भी अपराध नहीं करेगा, वो भी कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी अपराध होता है तो उससे समाज को नुकसान होता है, समाज को नुकसान होता है तो पूरे देश को नुकसान होता है। अगर देश प्रेम है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा काम क्यों करेगा जिससे समाज को नुकसान हो। समाज को नुकसान नहीं होगा तो ठीक है, समाज में शांति सौहार्द और संतुलन बना रहेगा, अपराध फिर क्यों होंगे ऐसे समाज में। लेकिन ऐसा व्यवहारिक होता नहीं, क्योंकि हर समाज में कुछ ना कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जिनको ना देश प्रेम होता ना आत्मसम्मान होता, ऐसा कोई स्थायी भाव न होता। यहाँ पर अगर उदाहरण से बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके स्थायी भावना देश